नमस्कार दोस्तों, इंटरनेट के प्रचार प्रसार के बाद एक तरफ जहां पत्रकारिता एक नए युग में प्रवेश कर गई है, लेकिन रीलबाज अब सामान्य पत्रकारों और मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए मुसीबत बन रहे हैं, क्योंकि ये लोग न तो प्रशिक्षित हैं और ना ही उतने ज़्यादा पढ़े लिखे। इसकी एक बानगी आपको महाकुंभ में देखने को मिली होगी, जहां ये पत्रकार ऊल जुलूल सवाल करके बाबाओं के जूते और गालियां खा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि आपको पत्रकारिता के नियमों से दो चार करें, उसकी जानकारी दें, और इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार खुशदीप सहगल से। बेस्ट न्यूज प्रोड्यूसर का खिताब पाने वाले जाने माने हिंदी ब्लॉगर खुशदीप सहगल किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया में 3 दशक तक काम करने के बाद खुशदीप सहगल 17 जुलाई 2021 को इंडिया टुडे आज तक समूह से समाचार संपादक के पद से सेवानिवृत्त हुए। उसके बाद उन्होंने महत्वाकांक्षी युवा पत्रकारों, रचनात्मक लेखकों और ब्लॉगर्स को उनके सपने पूरे करने में मदद करने का बीड़ा उठाया। खुशदीप सहगल ने 1994 में दैनिक जागरण मेरठ के साथ एक प्रशिक्षु पत्रकार के रूप में अपना कैरियर शुरू किया था और वर्ष 1996 में वह अमर उजाला पहुंचे। उसके बाद 2004 में जी न्यूज के साथ टेलीविजन मीडिया में शामिल हुए और टेलीविजन प्रोडक्शन की बारीकियों से खुद को परिचित किया। उन्होंने 2000 से 2013 के बीच विभिन्न विषयों के संपादकीय, रचनात्मक और वरिष्ठ प्रबंधन पदों पर रहते हुए 24 घंटे के समाचार चैनलों के विकास को करीब से देखा है। जी न्यूज में वो भारत के सबसे लोकप्रिय समाचार शो यानी बड़ी खबर के प्रमुख कर्ता धर्ता थे, जिसके लिए उनको साल 2009 में भारत के सर्वश्रेष्ठ न्यूज प्रोड्यूसर निर्माता के रूप में सम्मानित किया गया था। खुशदीप सहगल ने न्यूज 24 समूह की हिंदी वेबसाइट को नई ऊंचाइयां दी और वह देश के शीर्ष ब्लॉगर हैं। उन्होंने अपने ब्लॉग देशनामा.com के लिए इंडी ब्लॉगर और ब्लॉग अड्डा से सर्वश्रेष्ठ ब्लॉग ट्रॉफी अर्जित की है। सर, काफ़ी अरसे से लोगों का रुझान यूट्यूब के प्रति बढ़ रहा है। यूट्यूब को अब एक करियर के रूप में देखा जा रहा है और बहुत सारे युवा अपने चैनल हर रोज़ शुरू कर रहे हैं, लेकिन जब उनको उतनी आय नहीं होती तो फ्रस्ट्रेशन होती है। और अब बहुत सारे गुरु यूट्यूब के पैदा हो गए हैं जो लोगों को, मैं नहीं समझता कि अच्छा ज्ञान देते हैं, बल्कि वो भरमाते हैं उनको या डिविएट करते हैं। आप क्या सलाह देंगे इन युवाओं को जो यूट्यूब में करियर देख रहे हैं, चैनल अपना शुरू कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और किन पे नहीं? देखो मंजीत, सबसे पहली बात तो बंदर के हाथ में उस तरह दे दीजिए आप, तो वो क्या करेगा? उस तरह चलाएगा ही ना, काटेगा। तो यही बात है कि कुछ अच्छी बातें भी है, कुछ बुरी बातें भी है। मैं दोनों चीजों का जिक्र करता हूं। हमारे टाइम में जब हमने जर्नलिज्म शुरू किया था तो ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ प्रिंट मीडिया होता था। प्रिंट मीडिया में हम करते थे, तो उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हमने वो देखा माहौल। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ ग्लैमर भी आया, देश में जर्नलिज्म में ग्लैमर आया, स्टार एंकर होने शुरू हो गए, है ना। तो ये सब चीजें जब युवा जर्नलिस्ट पे छाप छोड़ती है कि मुझे तो इस तरह का आदमी बनना है, इस तरह का वो बनना है, लेकिन जब जो बड़े नाम हैं वो किसी ना किसी लॉबी से या किसी पक्ष में ज्यादा बोलने लगते हैं और उसका वो फायदा भी उठाते हैं, कोई राज्यसभा चला गया या कोई किसी तरह का अलग से वो, तो अब जो युवा है उसका रोल मॉडल वो हो गए कि मुझे तो ये बनना है, इस तरह का बनना है ना। तो अब जैसे छोटा रिपोर्टर होता था, जो स्टिंगर होता था, वो भी इन चीजों को देखने लगा, वो भी, तो वो अपने हिसाब से मैनिपुलेशन करने लगा। तो जो धीरे धीरे पत्रकारिता नीचे आई, उसका सबसे बड़ा कारण ये है, आज कोई इस तरह का इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म नहीं कर रहा जिससे कि नेताओं को डर लगे या उन्हें डर लगे कि भाई हमारी बात खुल जाएगी, तो अब उन्हें छुपाने के उनके पास 100 माध्यम। तो पहली बात तो ये है। और अब देखो, नौकरियां नहीं है। जितना भी आप मीडिया में देखिए, मीडिया वालों ने या तो अपने बड़े बड़े जितने भी
जितने भी बड़े हाउसेज हैं उन्होंने अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलनी है, वहाँ पर उनकी बॉडी फीस है, वहाँ पे जाके बच्चे पढ़ते हैं। अब ये भी गारंटी नहीं कि उन सब में से 100 पढ़ रहे हैं तो 100 को 100 को नौकरी मिल जाएगी। उसमें जो 5-6 बढ़िया होते हैं उन्हें वो रख लेते हैं। लड़कियां सुंदर होती हैं तो उन्हें मौका मिल जाता है एंकरिंग का, ये है ना। तो सबको तो नहीं मिल रही नौकरी, 95 तो फिर भी बाहर आ रहे हैं वहां से भी पढ़ने के बाद, वो क्या करें। तो अब ये एक अच्छा है कि अब यूट्यूब ने क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करने का मौका दे दिया है कि आप अपना चैनल खुद बना सकते हैं। अपना कंटेंट में आप में जान, अगर आप उसमें जान डालते हैं तो आपको ये तो नहीं कि रातों रात ही आपके सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे, आपको व्यूज के घंटे मिल जाएंगे। यूट्यूब में मोनेटाइजेशन के लिए 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे व्यू टाइम चाहिए। पहली बात तो यह है कि तब आप कुछ थोड़ा बहुत कमाना शुरू करेंगे। और सब्सक्राइबर अगर आप ये मानते हैं कि मेरे जानने वालों से काम हो जाएगा तो आप मुगालते में रहते हैं कि मेरे परिचित सब्सक्राइबर बन जाएंगे, तो आप भूल जाइए, आपको कुछ नहीं फायदा होने वाला। फायदा होगा आपके कंटेंट से, जो आपका सब्सक्राइबर ऑर्गेनिक वे से आपके साथ जुड़ रहा, वो धीरे धीरे आपके कंटेंट को पसंद करेगा। इसके लिए टाइम चाहिए। ये नहीं कि आज से शुरू किया तो कल से आना शुरू हो जाएगा, या हफ्ते में या महीने में। ये कम से कम एक पंजाबी में मंजीत हमारे एक कहावत होती थी कि पहले साल जब आप हट्टी डालते हो, दुकान डालते हो, तो पहले साल तो आपको चट्टी पड़ती है ना, यानी आपको वो ही हो। दूसरे साल आपकी हट्टी बनती है और तीसरे साल से खट्टी यानी कमाई शुरू होती है। तो ये कम से कम आप 1-2 साल का मार्जिन लेके सोचिए। आपने रेगुलर कंटेंट डालना है, नहीं आ रहे व्यूज, आप फ्रस्ट्रेटेड हो गए, आपने बंद कर दिया, यूट्यूब भी आपको बंद कर देगा कि आपको सपोर्ट करना है या आपको प्रमोट करना बंद कर देगा। तो आप रेगुलर कंटेंट डालते रहिए, अच्छा कंटेंट डालिए, जिस तरह मैं बता रहा हूं इस तरह की रिपोर्टिंग करिए, तो आपको जरूर फायदा होगा। आप सर YouTube में कंसिस्टेंसी कितना मायने रखती है? बहुत मायने रखती है। आपको रेगुलर डालना ही डालना है कुछ ना कुछ, चाहे आप शॉर्ट्स डालिए, चाहे आप लॉन्ग वीडियो डालिए। ये आपको, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में आपके पास आपको सब्सक्राइबर मिलेंगे। शॉर्ट वीडियो अगर आपका हिट होता है तो आपको सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ेगी, लेकिन आपको जो व्यू टाइम है वो आपका लॉन्ग वीडियो से बनेगा। अब तो यूट्यूब ने ये भी कर दिया, पहले 1 मिनट की शॉर्ट्स में वो होती थी, अब 3 मिनट तक उन्होंने कर दिया कि आप 3 मिनट तक का शॉर्ट डाल सकते हैं। तो आप साथ में लॉन्ग वीडियो। अब एक मैं और अपील करूंगा अपने युवा भाइयों को, बहनों को कहना चाहूंगा कि ये जो तथाकथित गुरु बैठे हुए हैं ना यूट्यूबर्स पे, जैसे बन के कि हम वो जान के आपको दिखाएंगे कि देखिए मेरा इतना पैसा आ गया या इतना वो आ गया या ऐसे करो वैसे करो, आपको डांटेंगे, ये करेंगे, इनकी बातें बिल्कुल भूल जाइए और ये वीडियो देखना बंद कर दीजिए। आप अपने पे भरोसा रखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, अपने कंटेंट पे भरोसा रखिए। लेकिन आपको मैंने बताया कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, कम से कम 1-2 साल का। फिर आप देखिएगा कि आपका एक नीश चुनिए कि आप किसी सब्जेक्ट को परफेक्ट किसी एक आप फील्ड को चुन लीजिए कि मुझे इसी पे रिपोर्टिंग करनी है, क्रिकेट पे करनी है, फिल्म पे करनी है, या कोई भी आपका मेडिकल है, कुछ भी है, आप कोई भी फील्ड ले लीजिए, तो आप देखिए आपका तेजी से ग्रोथ होगा। सर निश को थोड़ा और डिफाइन कर देंगे। निश का मतलब ये है कि मान लीजिए जैसे डॉक्टर है, उसे डायबिटीज पे आपको परफेक्शन हासिल है, तो इंडिया इज द कैपिटल ऑफ आजकल तो डायबिटिक्स पीपल की। तो वो डॉक्टर अगर अच्छे वे में डायबिटिक्स पे समझाता है, जो मिथ्स है उन्हें दूर करता है और जो करना चाहिए आपको डाइट वाइट बताना चाहिए, तो ये वो डायबिटीज पे ही नई नई चीजों को आप बताते रहिए। तो जो भी डायबिटीज वाले हैं वो आपके चैनल पे आएंगे। इतने लोगों को आजकल ये समस्या है, तो वो दैट इज नीश। वहां आप एक सब्जेक्ट में आप परफेक्शन के साथ अपना बात कह रहे हैं। ये नहीं कि आप कुछ भी डाला, वो कुछ भी उठाया, कुछ भी डाल दिया, तो दैट इज नॉट ए गुड वे। आप समझते हैं कि YouTube के साथ साथ उनको कोई दूसरा प्लेटफॉर्म भी चुनना चाहिए, जैसे फेसबुक? और अगर फेसबुक और YouTube दोनों पे आपको काम करना है तो क्या फर्क रहता है दोनों के उनकी पब्लिशिंग में? नहीं, उनकी हर एक की पॉलिसीज हैं। आपको उनकी कंटेंट जो मोनेटाइजेशन पॉलिसीज हैं या उनके कंटेंट से जुड़ी जो पॉलिसीज हैं
वो हर एक की हैं, दे रखी होती हैं, हर एक जगह दे रखी होती है। आप उन्हें पढ़िए, अच्छी तरह पढ़िए। आप दूसरे का कंटेंट उठा के दे रहे हैं, वो अगर आप उसका किसी का वीडियो उठा के दे रहे हैं, है ना, या आपको ये समझनी है कि गाने पे एकदम से कॉपीराइट आएगा, क्रिकेट की आप कोई भी एक सीन भी लगा दोगे तो आप पे कॉपीराइट आ जाएगा। अगर आप मैच का एक सीन भी लगा दोगे तो आप पे कॉपीराइट धड़ल्ले से आएगा, आपका चैनल बंद हो जाएगा, आपकी मेहनत सारी पानी में चली जाएगी। तो वो आप चीजें आप समझिए। एक रीयूज कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो किसी कंटेंट को, लेकिन उसे कंटेंट को आपको पूरा नया शेप देना पड़ेगा, नई कमेंट्री देनी पड़ेगी, नया कोई उसमें एंगल डालना पड़ेगा। जैसे अभी आप देख रहे हो ना, मोनालिसा के कुंभ में जो महात्म है उसकी तरफ तो ध्यान नहीं है, सारे रीलबाज सिर्फ चेहरों को ढूंढ रहे हैं। कभी IIT वाला बाबा आ जाता है, कभी वो साध्वी, कथित साध्वी, ब्यूटीफुल द वायरल, क्या नाम है, हर्षा रिछारिया, और अब ये माला बेचने वाली मोनल, और तीनों को बेचारों को वहां से बाहर होना पड़ा। ये रीलबाजों ने इतना पीछा किया कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो जाती है। आप जब इकट्ठे हो जाओगे तो वो सभी तीनों ही अब परिदृश्य से बाहर हो गए। ये फायदा हुआ है रीलबाजों का पीछा करने का, है ना। तो आपको ये सब चीजें, कुछ भी है, आपको इन चीजों को भी, एडिटर आपका हमेशा जिंदा रहना चाहिए। यूट्यूबर भी बन रहे हैं ना, तो आपके अंदर एक एडिटर होना चाहिए कि क्या, देखो बुरी चीज तो हर कोई देखना चाहता है भाई, कोई वल्गर चीज हो, कुछ हो, ऐसी चीजें तो, लेकिन आपका भी तो एक एडिटर बैठा है ना कि मेरे कुछ देने से लोग डिवाइड हो रहे हैं, या लोगों पे बुरा असर पड़ रहा है, बच्चों को कोई गलत संदेश जा रहा है, तो फिर आपका एडिटर अगर नहीं जिंदा तो आपका यूट्यूब या कोई भी पत्रकारिता करना बेकार है। आपको फिल्टर करनी होगी चीजें। अब कोई पागल है, कोई गाली दे रहा है, तो आप क्या वो गाली को रिपीट करेंगे, दिखाएंगे? आपका विवेक क्या कहता है? आपका विवेक रोकता है ना कि ये चीज नहीं जानी चाहिए। कोई नेता ऐसा बदजुबानी कर देता है जो आपस में लोगों को भिड़ाने वाली बात कह रहा है ना, तो उन चीजों को फिल्टर होना चाहिए। बदकिस्मती से ये नहीं हो रहा हमारे देश। हर कोई जो भी अपना वीडियो बनाता है सर, वो उसको दिमाग में ये रहता है कि मेरा वीडियो वायरल हो जाए। और कुछ एक यूट्यूब गुरु ये भी बोलते हैं कि आओ हमें आपको तकनीक सिखाते हैं कि वीडियो को वायरल कैसे करना है। तो क्या सभी वीडियो वायरल होते हैं, और अगर होते हैं तो क्यों होते हैं, क्या कारण है? नहीं हो सकते मंजीत। फिल्मों में कितना पैसा लगता है? कोई फिल्म वाला डायरेक्टली कह सकता है या डेफिनेटली कह सकता है कि मेरी फिल्म हिट होगी, सुपर हिट होगी? बड़ी बड़ी फिल्में करण जौहर की पिट जाती हैं, है ना। तो ये तो एक तो ऊपर वाले के हाथ में है, एक या फिर जो प्लेटफॉर्म है उसके हाथ में है, यूट्यूब के हाथ में है, वो किसी गुरु के हाथ में नहीं है। यूट्यूब को अच्छा लगेगा कंटेंट तो वो प्रमोट करेगा, उसे आपकी जो ईमानदारी है ना, वो उसे लगता है कि ये ऑनेस्टी से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रहा है, तो फिर वो आपको टाइम लगेगा, लेकिन वो आपको धीरे धीरे प्रमोट करेगा। कोई इसमें आपको अगर कह रहा है कि मैं आपके सब्सक्राइबर इतने बना दूंगा या इतना ये कर दूंगा, वो सब झूठ है। ऑर्गेनिक में जो भी आप करोगे वही आपको फायदा देगा। तो रफली अगर एक माने सर कि एक आदमी अगर आज अपना वीडियो चैनल शुरू करता है, यूट्यूब चैनल, कितना किस समय उसको लग जाता है कि वो मोनेटाइजेशन की स्टेज तक पहुंच जाए? मैंने ये बताया ना कि जैसे 4000 घंटे और 1000, पहले तो ज्यादा होता था, थोड़ा कम कर दिया। तो 1000 सब्सक्राइबर, सबसे पहला क्राइटेरिया तो 1000 सब्सक्राइबर का, वो जब तक आप नहीं करोगे तो आपको मोनेटाइजेशन का कोई भी रास्ता नहीं खुलेगा। दूसरा 4000 घंटे, 4000 घंटे आपके शॉर्ट से नहीं हो सकते, वो आपके लॉन्ग वीडियो चाहिए। तो आपको दोनों का मिक्स, शॉर्ट से सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, शॉर्ट्स अगर वायरल होते हैं, और लॉन्ग वीडियो से आपका टाइम बढ़ेगा, व्यूज टाइम बढ़ेगा। तो वो आपको ये चीज है। बहुत सारे लोग जब YouTube चैनल शुरू करते हैं उनके सामने आता है कि उनकी ओरेटरी स्किल्स इतनी अच्छी नहीं होती है, वो बोलना उनको नहीं आता है, तो उनको कैसे शुरुआत करनी चाहिए, प्रैक्टिस कैसे करें ताकि उनको जो वो बोलें वो प्रभावी हो? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, एक पुरानी कहावत है। आपको शुरुआत में आपको हिचक होगी, आप शीशे के सामने बोलिए, प्रैक्टिस करिए, अखबार पढ़िए ज्यादा से ज्यादा। आप आजकल तो डिजिटल है, अखबार भी नहीं, आप डिजिटल में पढ़िए, फिर उसे बोलने की प्रैक्टिस करिए, फ्लो लाइए, धीरे धीरे। अच्छे जो ओरेटर्स हैं उन्हें सुनिए क्या है। तो ये एक दिन में तो होगा नहीं, ये धीरे धीरे ही होगा। आपकी पहले दिन बैठे और आपको थोड़ी हिचक होती है, शुरू में हर एक को होती है, हमें भी थी,
तो धीरे धीरे हिचक दूर होती है स्क्रीन की। तो वो तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही आप, कोई भी रास्ता शॉर्टकट नहीं है मंजीत। हमें हमेशा जो है शॉर्टकट ढूंढने भी नहीं चाहिए। आप जैसे मेहनत करके आप जिस रास्ते पे चलेंगे वो रास्ता आपका सॉलिड होगा, वहां से आपको कोई खींच नहीं सकेगा। ये जो बुनियाद कमजोर होगी तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। जो एल्गोरिथम है यूट्यूब वगैरह के, आप उससे दूर हटते हैं तो वो समझता है कि ये तो वीडियो ही नहीं डालना तो इसे क्या प्रमोट करना। यूट्यूब भी प्रमोट करता है, जो अच्छे कंटेंट को प्रमोट करता है, और वो उस प्रमोट ज्यादा करता है जिसमें लोगों का बेनिफिट हो रहा है। कोई जैसे डायबिटीज मैंने बताया, इसी तरह कोई आपको एजुकेशन पे आप कुछ टिप्स दे रहे हैं तो ऐसे ऐसे कंटेंट को वो ज्यादा प्रमोट करता है। इसी तरह टीवी का है, टीवी जर्नलिज्म में भी आपको ये ध्यान रखना है कि जो दिख रहा है उसके आप बोलने की जरूरत नहीं है। अब जैसे क्रिकेट की आप आजकल की कमेंट्री देखिए तो उसमें वो जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो बारीकियां बता रहे हैं। मुझे ये तो नहीं बता रहे ना कि घास हरी है या ये सफेद कपड़े पहने हुए हैं या ये पीले कपड़े पहने हुए हैं। अगर वो आप कहते हैं तो दैट इज आपकी बेवकूफी है। अगर पीला रंग दिख रहा है और आप कह रहे हैं पीले रंग के कपड़े पहने हैं तो आप तो अपनी स्क्रिप्ट में, आपके पास टाइम ही कितना है स्क्रिप्ट के पास, 1.5-2 मिनट का आपके पास टाइम है। 1.5-2 मिनट में आप इंफॉर्मेटिव बताने की बजाय या कुछ जो आप जानकारी देना चाहते हैं उसकी जगह आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। एक मंजीत बड़ा अच्छा किस्सा याद आता है मुझे। लाला अमरनाथ कमेंट्री कर रहे थे, महेंद्र अमरनाथ के फादर, अच्छे पहले भारत के कप्तान रहे और पहला शतक उन्होंने ही मारा था, टेस्ट शतक। उनसे एक कमेंटेटर ने पूछा कि लाला जी आज कुछ घास हरी दिखाई दे रही है। तो लाला जी ने कहा कि मैंने हमेशा हरी देखी है भाई, तूने कोई और देखी होगी तो बता। तो इस तरह वो ये टीवी जर्नलिज्म का एक वो है। टीवी की रिपोर्टिंग करते समय हमें कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए और ताकि हमारी स्क्रिप्ट जो है वो उसके अंदर वो हुक भी कर पाए दर्शकों को और वो उसकी व्यूज भी अच्छे आए और ज्यादा लोग उसमें जुड़े, तो कौन सी ऐसी चीजें जो हमें नहीं करनी चाहिए? ये बताता हूँ मैं आपको। जैसे टीवी जर्नलिज्म में जैसे मैंने जो बताया कि जो दिख रहा है उसे तो आप नहीं बताइए, आप कुछ अलग इंफॉर्मेटिव और उसमें बताइए। एक आप देखिए, जैसे आपने मान लीजिए कि आप किसी की पॉलिटिकल रैली कवर करने गए हैं, है ना, कोई बड़ा लीडर भाषण दे रहा है मंच पे। अगर आप अच्छे रिपोर्टर हैं तो जो उसने कहा है वो तो सबको पता चल ही जाएगा। अगर आप उसी का भाषण को पूरा लिखोगे कि ये है तो वो दैट इज यूजलेस रिपोर्टिंग। आप जाके एक आम आदमी के पास बैठ जाइए रिपोर्टिंग करते हो, ऐसे आदमी के पास जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसके कमेंट्स लीजिए वो क्या कह रहा है। अब जैसे आपने उससे क्वेश्चन पूछा, एक ओल्ड लेडी बैठी थी, गांव की महिला, उससे पूछा कि आपके इलाके में विकास की क्या स्थिति है। उन्होंने कहा विकास क्या हुआ है, इस चीज को आप रिपोर्ट कीजिए, इससे आपको पता चलता है कि विकास का असली मायने क्या है। वो लेडी ये कह रही है विकास क्या हुआ है ना। तो आपको इसी लाइन में वो सच्चाई है। जो नेता है वो प्रिटेंड कर रहा है, ये एक सच्चाई बोल रही है लेडी, उस सच्चाई को पकड़ी, उस सच्चाई को ऐसे पकड़िए। आम लोग के बीच में बैठ जाइए, रैली के बीच में, वहां पे ऐसे आपको ऐसे ऐसे बढ़िया चीजें मिलेंगी। तो आप इस तरह की रिपोर्टिंग करके देखिए। जो वो कह रहे हैं आजकल, मंजीत ये देखो ना कि आजकल रिपोर्टर को नेता से अगर वो उसके घर चला जाए तो वहां से रिपोर्ट नहीं मिलेगी, वहां से कुछ भी नहीं मिलने का। वो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे डाल रहा है सब कुछ। तो आप उनके सोशल मीडिया हैंडल से, आप इसे ओसिंट कहते हैं कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, तो आप उनके सोशल मीडिया को देखते रहिए, आप उसी से ही बढ़िया चीज बना सकते हो। उनकी भी गलती नहीं है, ये मैं नेता की भी गलती नहीं कह रहा हूं। नेता की इसलिए मजबूरी हो गया कि वो जब कोई बयान देता था, मान लो इंग्लिश में बयान दिया उसने, वो फिर हिंदी में ट्रांसलेट हुआ, हिंदी से फिर इंग्लिश में हुआ, तो कुछ का कुछ हो जाता था। अब वो नेता अपने पास रिकॉर्ड रखता है, मैंने ट्विटर पे ये कहा था, अब इसे आप डिस्टॉर्ट करके दिखाइए, इसी से रिपोर्ट बनाइए। तो ये जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, आप उनके जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उस पर ध्यान रखिए। ये तो है आप नेता के लिए आप जो रिपोर्टिंग कर रहे हो उसकी बात कर रहे हैं कि नेता ने ये कहा है।
आप अपनी जो मेन रिपोर्ट है वो आप जनता के बीच में जाके लीजिए, जनता के रिएक्शंस लीजिए, देखिए आपकी कॉपीज कितनी बढ़िया बनी, कितनी बढ़िया रिपोर्ट बनी। भारत की पत्रकारिता एक दूसरे दौर से गुजर रही है, जिसमें जो हमारे राष्ट्रीय चैनल हैं उनकी विश्वसनीयता घट रही है, और जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, जो यूट्यूबर कह लीजिए, उनके प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। आप इसके लिए किसको दोषी मानते हैं? देखिए, चक्कर ये है कि मंजीत, इस देश में मान लीजिए 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है ना, 80 करोड़ मान लीजिए सत्ता पक्ष की तरफ है ना, 60 करोड़ दूसरी तरफ। मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं। अब इसमें ऐसा डिवीजन हो गया कि 80 करोड़ जो देखना चाहते हैं वो अपनी तरफ, जो जहां जहां उनके मतलब के चैनल हैं या जहां उनके यूट्यूबर्स हैं बैठे, वो उन्हें देखते हैं, और बाकी जो 60 करोड़ है वो अपने देखते हैं, क्योंकि उन्हें वो मेन स्ट्रीम मीडिया में चीजें नहीं मिल रही, वो यूट्यूबर उन्हें केटर कर रहा है। एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं आपको, दिल्ली में राइट्स हुए, जो पीछे राइट्स हुए थे, तो राजदीप कवर करने गए थे, राजदीप सरदेसाई। तो राजदीप के एक लड़का था 18-19 साल का, उनसे राजदीप ने कहा कि भाई हम जरा वो बताओ, हम भी यहां पे जाके देखना चाहते हैं स्थिति क्या है। उसने कहा, उस लड़के ने कहा, जो जवाब दिया उसी में सारा मीडिया का सच है देश के। उसने कहा, आप बताइए आप क्या देखना चाहते हैं, मैं आपको वही दिखाऊंगा। तो जो प्री सेट माइंड से रिपोर्टर जा रहा है, मुझे तो यही देख रहा है, वो ढूंढ ढूंढ के निकालेगा उस चीज को, वो दूसरे पक्ष को नहीं देखेगा। तो उस लड़के ने जो बात कही वो अपने आप में इस देश के मीडिया का सच है इस टाइम, कि जो आप देखना चाहते हैं वो आपको, और वही रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा है। तो दैट इज द रियलिटी ऑफ इंडियन मीडिया। खुशदीप सहगल जी ने आज हमें बड़ी बारीकियां बताई कि हमें टेलीविजन जर्नलिज्म में या फिर सोशल मीडिया के जर्नलिज्म में यूट्यूब के वीडियो बनाते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही वो है कि जो आपको दिखाई दे रहा है उसका व्याख्यान ना करें। वीडियो भी एक माध्यम है कि वीडियो अपने आप बता देता है कि आप क्या दिखा रहे हैं, तो रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। इनसे बातचीत के आधार पर जो सबसे बड़ी बातचीत सामने आई हुई है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स और टीवी के रिपोर्टर्स अक्सर अपने कंटेंट को बार बार फ्रेमिंग करते हैं। एंकर भी वही कह रहा है, रिपोर्टर भी वही कह रहा है, और दर्शक, बाइट में भी वही आ रहा है, तो दर्शक कंफ्यूज हो जाता है कि एक ही बात को बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं, पैरेटिंग क्यों हो रही है। तो सबसे बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये कही कि ये जो YouTube पे बहुत सारे गुरुज आ गए हैं, वो बार बार कहते हैं आपके सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ेंगे, आप हर महीने में करोड़ों रुपए का चेक कैसे लोगे, नोट भी, करेंसी नोट भी वो दिखा देते हैं। और बहुत सारे गरीब लोग जिन्होंने स्कूल का मुंह भी नहीं देखा है वो भी अब YouTube पे चैनल बना रहे हैं, लेकिन तब फ्रस्ट्रेशन पैदा हो जाती है जब उनको पैसा नहीं आता, क्योंकि उनको प्रॉमिस किया जाता है कि आप 1 महीने के अंदर इतने लाख कमा लोगे, ये देखिए मैं इतना कमा रहा हूँ। मंजीत, ये भी देखा है कि पहले वो उनका YouTube चैनल मेहनत करके कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहीं से उठा के कुछ डाल दिया तो कॉपीराइट आ गया, पूरा चैनल ही डिलीट। तो जरूरी है कि अगर आप कोई चैनल शुरू करना चाह रहे हैं तो आप थोड़े बहुत कॉपीराइट का जो नियम है, लॉ है, उसको भी पढ़ लें, क्योंकि स्ट्राइक्स 1 या 2 स्ट्राइक आने के बाद यूट्यूब आपके चैनल को डिलीट कर देता है, और आप 3 स्ट्राइक्स आने के बाद, और स्ट्राइक जब आ गई तो आपका चैनल चला गया। अगर आपके पास लाखों सब्सक्राइबर्स भी हैं वो भी चले जाते हैं, इसलिए ईमानदार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंटेंट, ये तो कॉपीराइट की बात है, अगर कंटेंट में आप पॉलिसी के खिलाफ कर रहे हो तो आपका बगैर कोई स्ट्राइक दिए वो डिलीट कर सकता है। तो आप नियमों का जरूर पालन करें और खुद को इसके लिए तैयार करें कि आपके दर्शक क्या चाहते हैं। आप एक निश बनाएं, जैसे कि उन्होंने हमें परिभाषा भी दी कि निश जो ऑडियंस है वो आपकी डेडिकेटेड ऑडियंस बन सकती है अगर आप उनको अच्छा कंटेंट देते हैं जो साइंटिफिक है, प्रूवन है, और जिसमें अगर हमें कोई वैज्ञानिक जानकारी भी मिल रही है, जैसे कि आपने अभी डायबिटीज़ को लेकर कहा था। तो हमने आज टीवी जर्नलिज्म को लेकर या फिर स्क्रिप्ट राइटिंग को लेकर खुशदीप सहगल जी ने अपने वर्षों का अनुभव हमारे साथ साझा किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और हम लोग जल्द ही खुशदीप सहगल जी से एक बार फिर से मिलेंगे ताकि स्क्रिप्ट राइटिंग की, टेलीविजन जर्नलिज्म की बारीकियां हमसे सीख सकें। थैंक यू।